हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। समाजशास्त्र के नोट्स में आपको ये सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और ये सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। वन लाइनर में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। एंड यूपी पीजीटी का एग्जाम हो, चाहे आपका बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स हो जाए, या फिर अगर बात की जाए आपके उत्तराखंड पीजीटी, हरियाणा पीजीटी, सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिस सेट आपको नोट्स मिल जाएंगे। ये तो एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का है जिसकी परीक्षा 1 जून को होने वाली है। इसके भी सोशियोलॉजी के और जीएस के प्रैक्टिस सेट थे और साथ ही में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जीएस का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा, जिसमें 15 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 125 प्रश्न हो गए थे, उसके बाद के यहाँ तक देखिए हो गया था। यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से जो गुजरती हैं, जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ एवं शीत के अनुरूप है। विकल्प में यहाँ पर दिया गया है टॉयनबी, चैपिन, स्पैंगलर, क्रोबर। सभी संस्कृतियां एक नियमित अनुक्रम से गुजरती हैं जो कि बसंत, ग्रीष्म, पतझड़ तथा शीत के अनुरूप है। यह किसका कहना है? देखिए बात की जाए, ये आपको सोशल चेंज वाला सामाजिक परिवर्तन, जब इस टॉपिक को कंप्लीट कराया गया था, जितने भी टॉपिक्स कंप्लीट कराए गए हैं सभी का फोल्डर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से उन टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस वीडियोस को देख सकते हैं। ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्न है। परिवर्तन की बात करें तो परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा किसी भी वस्तु या व्यक्ति में दो अलग अलग समयों में दिखाई देने वाली जो भिन्नता होती है, दिखाई देने वाला जो अंतर होता है, उसको ही हम परिवर्तन कहते हैं। लेकिन अगर हम सामाजिक परिवर्तन की बात करें, ठीक है, सामाजिक परिवर्तन हम किसे कहेंगे, तो 3 परिप्रेक्ष्यों में, ठीक है, 3 परिप्रेक्ष्यों में जब हमें अंतर देखने को मिलता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे, या हम कहें सामाजिक परिवर्तन। हमें इन 3 पक्षों में जब हमें किसी भी तरह का बदलाव देखने को मिलता है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? सामूहिक व्यवहार। ठीक है, समूह के सदस्यों के बीच में जो व्यवहारों में परिवर्तन आता है, ठीक है, उसे हम कहेंगे सामाजिक परिवर्तन, सामूहिक व्यवहार हो जाएगा। दूसरे की बात करें तो सामाजिक संरचना है, सोशल स्ट्रक्चर है। सामाजिक संरचना में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। और तीसरा संस्कृति में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाया जाएगा, उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। सामाजिक परिवर्तन की बात इन 3 संदर्भों में हमें करनी चाहिए। 3 संदर्भों में अगर हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर स्पैंगलर होगा। ठीक है, स्पैंगलर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और स्पैंगलर की इनसे संबंधित इनकी जो पुस्तक है जिसमें इन्होंने सोशल चेंज की बात की थी, तो बुक का नाम द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में इन्होंने की थी, और ये 1918 में पुस्तक आती है। और इन्होंने, याद रखिएगा, विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया है। विश्व की 8 सभ्यता का अध्ययन किया है। ये इस तरीके से पूछा जाता है, स्टेटमेंट आता है 8 सभ्यता का अध्ययन। इस तरीके से परिवर्तन से संबंधित एक स्टेटमेंट दिया जाएगा। तो याद रखिएगा 8 सभ्यताओं पर अध्ययन किसका है? स्पैंगलर का है। टॉयनबी की बात की जाए तो टॉयनबी ने 21 सभ्यता का अध्ययन किया था। ठीक है, 21 सभ्यता का अध्ययन टॉयनबी के द्वारा किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और टॉयनबी का सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो इनका सिद्धांत है, ये चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है। ठीक है, याद रखिएगा सामाजिक परिवर्तन का चुनौती व प्रत्युत्तर
का सिद्धांत है, ठीक है। चुनौती व प्रत्युत्तर का जो सिद्धांत है सामाजिक परिवर्तन से संबंधित, वो किसके द्वारा दिया गया है? टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। और ये कहते हैं टॉयनबी कि जो चुनौतियां हैं, ठीक है, जो चुनौतियां हैं ये दो तरीके से हमें दो क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। एक तो भौगोलिक परिस्थितियां, ठीक है, भौगोलिक परिस्थितियां, और दूसरा सामाजिक परिस्थिति है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक परिस्थिति है। इन दो परिस्थितियों से हमें चुनौतियां देखने को मिलती हैं। इनका चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत टॉयनबी का रहा है। 21 सभ्यता का अध्ययन किया है। स्पेंगलर ने 8 सभ्यता का अध्ययन किया है, ठीक है। यहाँ पर स्पेंगलर होगा, विकल्प सी यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? ब्रूम एंड सेल्जनिक, रॉल्फ लिंटन, मैकएवन पेज, किंग्सले डेविस यहाँ पर विकल्प है। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट किसने कहा? यहां पर सही क्या हो जाएगा? यहां पर ब्रूम एंड सेल्जनिक है। प्रतिमानों को व्यवहार का ब्लूप्रिंट ब्रूम एंड सेल्जनिक द्वारा कहा गया है। और रॉबर्ट बियरस्टेड की बात करें तो प्रतिमान मानदंड से संबंधित इनके जो विचार रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इन्होंने सामाजिक व्यवहार को नापने का पैमाना कहा है, ठीक है। सामाजिक जो प्रतिमान है, ठीक है, किसे कहा है? सामाजिक प्रतिमान से संबंधित इनके बारे में बताई जा रही है बात, ठीक है। याद रखिएगा, सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड लिखा हो कि सामाजिक व्यवहार को नापने का पैमाना है सामाजिक प्रतिमान या सामाजिक मानदंड। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो रॉबर्ट बियरस्टेड के द्वारा कहा गया है, ये याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्यों को पूरा करने का तरीका है, और जो कि ये जो कार्यों को पूरा करने का तरीका है, ये तरीका समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, ठीक है। सामाजिक प्रतिमान प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, और ये ऐसा तरीका है जिसे समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कार्यों को पूरा करने का तरीका है। ये इस तरीके से स्टेटमेंट आए। किसका कहना है? रॉबर्ट बियरस्टेड का कहना है। किम्बॉल यंग का ज्यादातर परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। किम्बॉल यंग का कि सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं या समूह की अपेक्षा है, ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए। ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा, सामाजिक प्रतिमान समूह की अपेक्षाएं हैं, ये किसका कहना है? किम्बॉल यंग का कहना है। यहाँ पर विकल्प ए है सही। आगे देखते हैं, प्रश्न है, संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। किसका कथन है? स्पेंसर, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर मैलोनोव्स्की यहाँ पर ऑप्शंस है। संस्कृति मनुष्य की कृति है तथा एक साधन है जिसके द्वारा वह लक्ष्यों की प्राप्ति करता है, यह किसका कथन है? यहाँ पर राइट आंसर मैलोनोव्स्की हो जाएगा, ठीक है, मैलोनोव्स्की होगा। मैलोनोव्स्की ने मानवीय आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मानवीय आवश्यकताओं में इन्होंने 3 तरह की आवश्यकताओं की बात की थी, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का जो साधन है ये मैलोनोव्स्की ने संस्कृति को बताया था। और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। संस्कृति किस तरीके से मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान करती है, सहायता करती है, इसी के संदर्भ में इन्होंने मैलोनोव्स्की ने प्रकार यानी कि फंक्शन की भी बात की है। इसे याद रखिएगा। इस तरीके से स्टेटमेंट पूछा जाता है परीक्षाओं में। और अगर हम टाइलर की बात करें, ठीक है, टाइलर क्या कहते हैं? संस्कृति को क्या कहते हैं? संस्कृति क्या है टाइलर के लिए? संपूर्ण जटिलता। संस्कृति संपूर्ण, इनकी परिभाषा थोड़ी सी बड़ी है और जो उसका कीवर्ड है वो आपको ध्यान रखना है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, इस तरीके से पूछा जाए तो ये टाइलर का कहना है, ये याद रखिएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की बात करें तो संस्कृति को जीवन शैली कहा है। संस्कृति जीवन शैली है, ये किसका कहना है? तो याद रखिएगा, संस्कृति जीवन शैली है, ये इस तरीके से बात रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कही गई है। और हर्शकोविट्ज की बात की जाए, ठीक है, हर्शकोविट्ज की बात की जाए,
हर्शकोविट्स की बात करें तो इन्होंने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है तो याद रखिएगा हर्शकोविट्स का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है? हर्शकोविट्स का कहना है। लिंटन की बात करें तो लिंटन क्या कहते हैं? संस्कृति को संस्कृति जीवन विधि है। ठीक है, संस्कृति जीवन विधि है। संस्कृति जीवन विधि है, वे ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो संस्कृति को जीवन विधि किसने कहा है? ये लिंटन ने कहा है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, टाइलर द्वारा कही गई है बात। संस्कृति जीवन शैली है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। यहाँ पर विकल्प डी है सही। आगे देखते हैं प्रश्न। एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा विकसित की है। विस्लर, ओपलर, टाइलर, रूथ बेनेडिक्ट यहाँ पर विकल्प है। बताइए सही क्या है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? एक संस्कृति एक व्यक्तित्व, रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। ठीक है, एक संस्कृति एक व्यक्तित्व की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। और रूथ बेनेडिक्ट के कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो सांस्कृतिक प्रतिमान, कल्चरल पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट है सांस्कृतिक प्रतिमान, ये अवधारणा इनकी हो जाएगी। टाइलर की बात की जाए तो टाइलर ने धर्म की उत्पत्ति का आत्मावाद का सिद्धांत दिया है। ठीक है, माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत दिया है। माध्यमिक संबोधन का सिद्धांत दिया है। परिहार की बात की है इन्होंने। कुवैद प्रथा की बात की है, या जिसे सहकष्टी प्रथा कहते हैं। ठीक है, तो ये टाइलर के द्वारा बात की गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें ओपलर की तो इन्होंने सांस्कृतिक लय की अवधारणा दी है। सांस्कृतिक लय की अवधारणा किसकी है? ओपलर के द्वारा दी गई है। और बचते हैं क्लॉर्क विस्लर। तो क्लॉर्क विस्लर की बात करें तो इन्होंने सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा दी है। और इसके अलावा सांस्कृतिक काल क्षेत्र की अवधारणा दी है। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स परीक्षाओं में सारी अवधारणाएं पूछी जाती हैं, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। सांस्कृतिक समानांतर, सांस्कृतिक समाकृतियां, सांस्कृतिक क्षेत्र या फिर सांस्कृतिक सार्वभौम। सभी संस्कृतियों में पाए जाने वाले सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम सांस्कृतिक सार्वभौम कहेंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और लिंटन ने सांस्कृतिक तत्व को, याद रखिएगा, लिंटन ने सांस्कृतिक तत्व को 3 भागों में विभाजित किया था। 3 भागों में विभाजित किया या बांटा है। पहला है सांस्कृतिक सार्वभौम। ठीक है, पहला क्या है? सांस्कृतिक सार्वभौम है। दूसरे की अगर हम बात करें तो सांस्कृतिक विकल्प है। सांस्कृतिक विकल्प है। तीसरे की बात करें तो सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। सांस्कृतिक विशिष्टताएं हैं। ये 3 भागों में सांस्कृतिक तत्व को विभाजित करने वाले लिंटन है। ठीक है, यहाँ पर सांस्कृतिक सार्वभौम होगा। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए, यह प्रतिलोम है, किसके विपरीत है? विकल्प में संस्कृति ग्रहण है, नृजाति केंद्रवाद है, प्रभुत्व है और अल्पसंख्यकवाद यहाँ पर दिया गया है। यह मान्यता है कि प्रत्येक संस्कृति का मूल्यांकन उसकी अपनी शर्तों पर होना चाहिए या किसके विपरीत है? नृजाति केंद्रवाद के। नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? समनर के द्वारा दी गई है। समनर ने नृजाति केंद्रवाद की अवधारणा दी थी। इसमें कोई क्या होता है नृजाति केंद्रवाद? तो एथनोसेंट्रिज्म इसे बोला जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति के मानदंडों मूल्यों के अनुसार अपने समूह की तुलना दूसरे समूह से करता है, उनकी संस्कृति मानदंडों को परखता है। ऐसे में बात पाता है कि उस व्यक्ति की जो संस्कृति है, मानदंड है, वो दूसरे समूह से बेहतर है, श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है?
समनर के द्वारा दिया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न है संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसने कहा? ए.के. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल और दीपांकर गुप्ता यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। ए.के. सरन, योगेंद्र सिंह, योगेश अटल, दीपांकर गुप्ता यहाँ पर विकल्प है। संस्कृतिकरण को अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया किसके द्वारा कहा गया है? संस्कृतिकरण की यह अवधारणा किसने दी है? एम.एन. श्रीनिवास ने दी है। एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा ये संस्कृतिकरण, संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है। होता क्या है, इसमें कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति किसी उच्च या द्विज जाति के रीति रिवाजों, उनकी प्रथाओं, जीवन पद्धतियों का अनुकरण करती है और यह अनुकरण कई पीढ़ियों तक चलता है ताकि उनका जाति पदक्रम में जो स्थान है वो पहले से बेहतर हो सके। यही संस्कृतिकरण है। और एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण इस शब्द का इस शब्द से पहले ब्राह्मणीकरण शब्द की आलोचना, ब्राह्मणीकरण शब्द का प्रयोग किया था और ब्राह्मणीकरण शब्द की आलोचना हुई। ठीक है, विद्वानों ने उन्होंने देखा कि ये इसमें सिर्फ ब्राह्मणों का ही व्यक्ति अनुकरण नहीं कर रहा है, ठीक है, अन्य जातियों का भी कर रहा है, तो उन्होंने ब्राह्मणीकरण की जगह पर हटा करके संस्कृतिकरण, ठीक है, संस्कृतिकरण इस शब्द का प्रयोग किया था और यह अवधारणा संस्कृतिकरण कहलाई गई है। ठीक है, और ये कहना किसका है? योगेंद्र सिंह का है। ठीक है, योगेंद्र सिंह का कहना है कि संस्कृतिकरण अग्रिम समाजीकरण की प्रक्रिया है। संस्कृतिकरण को इन्होंने विचारधारा ग्रहण करने वाली भी प्रक्रिया कहा। विचारधारा ग्रहण करने वाली प्रक्रिया भी कहा है संस्कृतिकरण को, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बारे में बात करें जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा, संस्कृतिकरण पद में परिवर्तन है। ठीक है, संस्कृतिकरण क्या है? पद में परिवर्तन है, सांस्कृतिक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है ये। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है, ये याद रखिएगा, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। विशेषताओं से भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। संस्कृतिकरण पद में परिवर्तन है, संरचनात्मक परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा यह अनेक अवधारणाओं का गुच्छ है, या अनेक अवधारणाओं का गुच्छा है, या गुच्छ है। और जातीय गतिशीलता को यह प्रदर्शित करती, संस्कृतिकरण जातीय गतिशीलता को प्रदर्शित करती है। ये कुछ मूलभूत विशेषताएं थी जो कि आपको बताई गई हैं, और ये याद रखिएगा, ये दो तरफा प्रक्रिया है। ठीक है, संस्कृतिकरण दो तरफा प्रक्रिया है, लेकिन श्रीनिवास ने एक तरफा बताया है। ठीक है, श्रीनिवास ने एक तरफा माना है, एक तरफा प्रक्रिया माना है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है? इसका एक औपचारिक उद्देश्य होता है, औपचारिक नियम है, सहयोग है, स्थायी प्रकृति है। समिति की विशेषता नहीं है बताना है। तो देखिए, समिति का गठन कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है, तो इसका उद्देश्य होगा निश्चित, उसकी संरचना होती है, सोच विचार करके उसकी समिति की स्थापना की जाती है, औपचारिक नियम पाए जाते हैं, सहयोग पाए जाते हैं, अस्थायी प्रकृति नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। ठीक है, अस्थायी प्रकृति है इसकी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता होती है, समिति की ऐच्छिक सदस्यता होती है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न है किसने जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में परिभाषित किया? विकल्प में मेलानोव्स्की, क्रोबर, रेडक्लिफ ब्राउन, रूथ बेंटिक यहाँ पर दिए गए हैं। जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने किया है? जनजाति को समान संस्कृति वाले जनसमूह के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा क्रोबर। ठीक है, क्रोबर होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और अगर हम बात करें जनजातीय समाज की विशेषताओं की, ठीक है, जनजातीय समाज की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसे भी देख लेते हैं एक बार, इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं जनजातीय समाज। ठीक है,
चलिए आप लोग सुन लीजिए। जनजाति समाज की विशेषताओं की बात करें तो इसका एक निश्चित क्षेत्र होता है, ठीक है। जनजातियों का क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र होता है। समान इनकी भाषा होती है, ठीक है। निश्चित क्षेत्र होता है, निश्चित क्षेत्र में ही जनजातियां रहती हैं, ठीक है, निवास करती हैं, तो निश्चित क्षेत्र देखने को मिलता है। सामान्य भाषा होती है, समान भाषा का ये प्रयोग करते हैं। इनकी समान संस्कृति होती है, समान संस्कृति होती है, ये याद रखिएगा आप। विशिष्ट नाम होता है इनका, ठीक है, विशिष्ट नाम होता है। अंतःविवाहीय समूह है ये, अंतःविवाहीय समूह है जनजातियां। और राजनीतिक संगठन की बात करें या राजनीतिक अगर हम व्यवस्था की बात करें, राजनीतिक व्यवस्था या संगठन की बात करें, तो इसमें जो नातेदारी व्यवस्था देखने को मिलती है या जो बड़े बुजुर्गों की समिति होती है वे ही निर्णय लेते हैं, बड़े बुजुर्ग ही निर्णय लेते हैं। नातेदारी संगठन ये राजनीतिक संगठन में अहम भूमिका निभाते हैं ये। और इसके अलावा बात करें तो युवागृह, ठीक है, युवागृह देखने को मिलता है इसमें हमें। युवागृह से तात्पर्य है इसे युवागृह को क्या कहते हैं हम, शैक्षणिक संस्था कहते हैं, ठीक है। युवागृह को हम शैक्षणिक संस्था कहते हैं। अनौपचारिक तरीके से इसमें ज्ञान दिया जाता है, पढ़ाया जाता है। शैक्षणिक संस्था है युवागृह। हर जनजातियों का अलग अलग युवागृह होता है, हालांकि कुछ जनजातियों का समान होता है और अलग अलग जनजातियों में भी हमें अलग अलग युवागृह देखने को मिलते हैं। और इसके जो सदस्य होते हैं युवागृह के, ये अविवाहित युवक और युवतियां होती हैं, ठीक है। अविवाहित युवक युवतियां इसकी सदस्य होती हैं युवागृह की। और अनौपचारिक तरीके से, अनौपचारिक रूप से इसमें शिक्षा दी जाती है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर ये जनजातीय समाज की विशेषताएं आपको बताई गई हैं, इन्हें आप ध्यान में देंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसको कहा जाता है। संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण, जनतंत्रीकरण और असंस्कृतिकरण यहाँ पर विकल्प है। जब उच्च जाति हिंदू चेतन या अचेतन रूप से निम्न जाति हिंदुओं के व्यवहार प्रतिमानों को अपनाते हैं या अनुकरण करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाएगा उसे, असंस्कृतिकरण कहा जाएगा, ठीक है। असंस्कृतिकरण या विसंस्कृतिकरण। और ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, D.N. मजूमदार के द्वारा अवधारणा दी गई है। संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी है, M.N. श्रीनिवास ने दी है। M.N. श्रीनिवास की यह अवधारणा है, ठीक है। M.N. श्रीनिवास ने यह अवधारणा दी है। आधुनिकीकरण की भी अवधारणा M.N. श्रीनिवास के द्वारा दी गई है। M.N. श्रीनिवास की अवधारणा दी गई है। इसके अलावा M.N. श्रीनिवास ने धन निरपेक्षीकरण की भी दी है, ठीक है। धन निरपेक्षीकरण की अवधारणा भी इन्होंने दी है। प्रभुत्व जाति या प्रभु जाति की हम बात करें, डोमिनेंट कास्ट, ये भी इनका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये अवधारणाएं आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखते हैं, प्रश्न है, निम्न में से किसका कहना है कि संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। R.K. मर्टन, रॉबर्ट रेडफील्ड, टाइलर, मजूमदार एंड मदान यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है। ये किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। अब संस्कृति की अगर हम विशेषताओं की बात करें, ठीक है, संस्कृति की विशेषताओं की अगर हम बात करें, क्या क्या विशेषताएं इसकी होती हैं जिनसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, तो संस्कृति क्या है, मानव निर्मित है। संस्कृति मानव निर्मित है, ये याद रखिएगा, संस्कृति मानव निर्मित होती है, ठीक है। संस्कृति मानव निर्मित है। इसके अलावा संस्कृति हस्तांतरित की जाती है, ठीक है। संस्कृति हस्तांतरित होती है, ठीक है, संस्कृति हस्तांतरित होती है। ये सामाजिक विरासत का परिणाम है, ये सामाजिक विरासत के तौर पर हमें प्राप्त होती है, मिलती है। और ये मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है, ठीक है, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करती है या मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का ये साधन है, ठीक है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है संस्कृति। और मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में अहम भूमिका इसकी संस्कृति की रहती है। मानवीय व्यक्तित्व के निर्माण में
अहम भूमिका होती है या महत्वपूर्ण योगदान रहता है संस्कृति का, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा, एक प्रश्न रहता है कि उसमें ऑप्शंस देते हैं कि प्रत्येक संस्कृति की समान संस्कृति होती है, तो ये याद रखिएगा प्रत्येक समाज की, उसमें गलत बताना होता है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है, यानी कि हर समाज में हमें एक जैसे संस्कृति देखने को नहीं मिलती है, अलग अलग होती है। ठीक है, प्रत्येक समाज की विशिष्ट संस्कृति होती है। संस्कृति में अनुकूलन करने की क्षमता होती है। ठीक है, अनुकूलन की क्षमता होती है। और संस्कृति का अगर पूछा जाए वाहन क्या है, मुख्य वाहन संस्कृति का, तो याद रखिएगा भाषा है, लैंग्वेज है। संस्कृति का मुख्य वाहन भाषा यानी कि लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पर संस्कृति समाज के सदस्यों की जीवन शैली है, यह किसका कहना है, रॉबर्ट रेडफील्ड का कहना है। आगे देखते हैं, प्रश्न है सांस्कृतिक सकुल का अर्थ है संस्कृति की सबसे छोटी इकाई, कई सांस्कृतिक तत्वों का योग, सांस्कृतिक क्षेत्र और सांस्कृतिक प्रतिमान। सांस्कृतिक सकुल किसे कहेंगे, सांस्कृतिक सकुल किसे कहा जाएगा? देखिए, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। इस तरीके से भी पूछा जाता है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो सांस्कृतिक तत्व है। कई सांस्कृतिक तत्वों का योग सांस्कृतिक सकुल कहलाता है, ये याद रखिएगा। और ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई। ठीक है, सबसे बड़ी इकाई है, संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। सांस्कृतिक क्षेत्र, ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है, ये बताइएगा। सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा देखिए क्लॉर्क विस्लर है। ठीक है, क्लॉर्क विस्लर के द्वारा दी गई है। ठीक है, सांस्कृतिक क्षेत्र के सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा क्लॉर्क विस्लर ने दी है। और याद रखिएगा, इस तरीके से भी पूछा जाए कि सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से व्याख्या किसने की है, तो क्लॉर्क विस्लर के द्वारा ही सबसे पहले सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की गई है, ये भी याद रखिएगा। और सांस्कृतिक प्रतिमान की बात करें तो ये रूथ बेनेडिक्ट का है, ये जानते हैं आप, कई बार बताया गया है। रूथ बेनेडिक्ट ने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दी है। अगर हम बात करें, यहाँ पर अभी आपको कुछ फैक्ट्स बताए जा रहे हैं। सांस्कृतिक क्षेत्र, किसने कितने सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं, ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लिया जा सकता है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र किसके द्वारा कितने बताए गए हैं, तो क्रोबर की बात करें, ठीक है, क्रोबर की बात करें तो क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। विस्लर, जिनकी अवधारणा सांस्कृतिक की है ही, ठीक है, विस्लर ने 9 बताए हैं। ठीक है, किम्बॉल यंग की बात करें, किम्बॉल यंग ने कितने बताए हैं, 13 बताए हैं। और इसके अलावा हर्शकोविट्स, इन्होंने सांस्कृतिक क्षेत्र कितने बताए हैं, 15। ठीक है, क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, विस्लर ने सांस्कृतिक क्षेत्र 9 बताए हैं, किम्बॉल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं और हर्शकोविट्स ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं। ठीक है, 15 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं, ये याद रखिएगा। 13 किम्बॉल यंग का है, ठीक है, और हर्शकोविट्स का 15 है। 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात हर्शकोविट्स के द्वारा की गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके मतानुसार संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। बियर स्ट्रीट, मेटा स्पेंसर, टाइलर, हॉबेल यहाँ पर विकल्प हैं। संस्कृति एक सामाजिक विरासत है, इसका यानी कि संस्कृति का विकास एवं संरक्षण समस्त समाज के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है, बियर स्टेट, ठीक है, रॉबर्ट बियर स्टेट। इनकी पुस्तक द सोशल ऑर्डर है, ठीक है, द सोशल ऑर्डर इनकी पुस्तक रही है। कब आती है, 1970 में आती है। और ये बात कि संस्कृति को सामाजिक विरासत इस तरीके से आए, संस्कृति सामाजिक विरासत है और विकल्प में बियर स्टेट ना हो तो याद रखिएगा ब्रूम एंड सेल्जनिक ने भी बताया है। ठीक है, ब्रूम व सेल्जनिक के द्वारा भी ये बात
कही गई है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हर्शकोविट्स ने क्या कहा है संस्कृति के बारे में? हर्शकोविट्स हर्शकोविट्स क्या कहते हैं संस्कृति को? संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। ठीक है, मानव निर्मित भाग है, ये किसका कहना है? संस्कृति का, संस्कृति से संबंधित कि संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, हर्शकोविट्स का कहना है। टाइलर क्या कहते हैं? टाइलर की तो जानते ही हैं आप, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है हर्शकोविट्स टाइलर की। टाइलर ने संस्कृति को संपूर्ण जटिलता कहा है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, इस तरीके से पूछा जाए, और इनकी परिभाषा थोड़ी लंबी है, जटिलता है, संस्कृति संपूर्ण जटिलता है, ये किसका कहना है? टाइलर का कहना है। हॉबेल की बात की जाए, ठीक है, हॉबेल की बात की जाए तो ये संस्कृति को अनोखी घटना बताते हैं। संस्कृति अनोखी घटना है। ठीक है, संस्कृति क्या है? अनोखी घटना है, इस तरीके से पूछा जाए, किसका कहना है? हॉबेल का कहना है। रेडफील्ड क्या कहते हैं? रेडफील्ड ने संस्कृति को जीवन शैली कहा है। संस्कृति समाज के सदस्यों की क्या है? जीवन शैली है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जीवन शैली है, ये बात किसका कहना है? किसके द्वारा बात कही गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा कही गई है। इतनी बातें आपके लिए जाननी जरूरी थी, इन्हें आप ध्यान में रखेंगे। इस तरीके से परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, यह किसका कहना है कि संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है? टाइलर, विस्लर, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट लॉबी यहाँ पर विकल्प है। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर रॉल्फ लिंटन होगा। ठीक है, रॉल्फ लिंटन होगा। संस्कृति सीखे हुए व्यवहारों का समुच्चय तथा व्यवहारों का परिणाम है, यह बात रॉल्फ लिंटन के द्वारा कही गई है। रूथ बेनेडिक्ट का संस्कृति, ये कहते हैं संस्कृति व्यक्ति की भांति विचार व क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। जो संस्कृति कल्चर है, यह व्यक्ति की विचार व क्रिया का सुस्थिर परिणाम है, ये याद रखिएगा। किसका कहना है? रूथ बेनेडिक्ट का कहना है, पूछा जा सकता है। रूथ बेनेडिक्ट क्या कहते हैं? संस्कृति कल्चर व्यक्ति की विचार व क्रिया का, ठीक है, व्यक्ति की विचार व क्रिया का सुस्थिर परिणाम है। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाए, सुस्थिर प्रतिमान है। ठीक है, सुस्थिर प्रतिमान है, इस तरीके से पूछा जाए, किसका कहना है? रूथ बेनेडिक्ट का कहना है कि संस्कृति व्यक्ति की विचार व क्रिया का सुस्थिर प्रतिमान है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा रूथ बेनेडिक्ट ने दी है। चलिए अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, लोकरीतियां किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली, मनोवृत्तियों एवं स्वभावगत विश्वास है, यह किसका कहना है? ऑप्शंस में यहाँ पर दिया गया है स्पेंसर, ग्रीन, वुड्स, लुंडबर्ग। बताइए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? लोकरीतियां किसी समूह अथवा समुदाय में पालन किए जाने वाले आचरण की शैली, मनोवृत्तियां एवं स्वभावगत विश्वास हैं। किसका ये कहना है? लुंडबर्ग का कहना है। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें समाज के मानदंडों एवं मूल्यों के आंतरिकरण के साथ साथ अपनी सामाजिक भूमिकाओं का संपादन करना एवं सीखना, दोनों बातें सम्मिलित होती हैं, उसे कहते हैं। विकल्प में समाजवाद, समाजीकरण, पुनर्समाजीकरण और विसमाजीकरण यहाँ पर दिया गया है। क्या होगा? समाजीकरण होगा। ठीक है, सोशलाइजेशन होगा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। अब समाजीकरण से संबंधित विशेषताओं से प्रश्न पूछा जाता है, तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? सीखने की प्रक्रिया है। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण, ये याद रखिएगा। ठीक है, सीखने की प्रक्रिया है। व्यक्ति जिस समाज का सदस्य होता है, उस समाज के मूल्यों, मानदंडों को आंतरिकृत करने की, ये आंतरिकृत या आत्मसात करने की प्रक्रिया है। और ये जो मानदंड है, मूल्य है, ये समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। संस्कृति क्या है? जीवन प्रयत्न प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। अब जीवन भर चलेगी तो यह क्या हो जाएगी? गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, गतिशीलता इसमें देखने को मिलती है। प्रारंभिक जो अवस्था है इसकी, ठीक है, प्रारंभिक जो अवस्था है वो क्या है? बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था है। महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, ये याद रखिएगा। इस तरीके से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। और बात की जाए समाजीकरण की, सबसे पहले समाजीकरण की बात किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा, समाजीकरण की सबसे पहले बात G.H. मीड यानी कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा समाजीकरण की बात सबसे पहले की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने विकसित की? विस्लर, पी हॉटन, रॉल्फ लिंटन, रॉबर्ट पार्क। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा, सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? बताइए। सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? सांस्कृतिक केंद्र की अवधारणा किसने दी है? किसके द्वारा दी गई है? विस्लर के द्वारा, क्लॉर्क विस्लर। ठीक है, सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक काल क्षेत्र है ना, ये भी विस्लर ने अवधारणा दी है, इसे भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, संस्कृति को बिना किसी दूसरी संस्कृति के मूल्यों के संदर्भ में उसकी स्वयं की विशेषताओं के आधार पर समझा जाना चाहिए और मूल्यांकन किया जाना चाहिए, इसे कहते हैं। यहाँ पर अवधारणाएं दी गई हैं सांस्कृतिक प्रधान की, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक बहुलवाद और सांस्कृतिक विशिष्टता। क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सांस्कृतिक विशिष्टता की बात किसने की है? रॉल्फ लिंटन ने। सांस्कृतिक विशिष्टता की बात किसने की थी? रॉल्फ लिंटन ने की थी। यहाँ पर सांस्कृतिक सापेक्षवाद होगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, सांस्कृतिक सापेक्षवाद की जो मूल अवधारणा है ये किसके द्वारा दी गई थी? ये फ्रेंच बोआस के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फ्रेंच बोआस के द्वारा ये अवधारणा दी गई थी। और इस पे जो ज्यादा कार्य किया है, ठीक है, अधिक जो कार्य है ये हर्शकोविट्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, हर्शकोविट्स के द्वारा किया गया है और ये अवधारणा हर्शकोविट्स के नाम से ही जानी जाने लगी। ठीक है, तो विकल्प में आपको फ्रेंच बॉस नहीं देखने को मिलेगा, हर्शकोविट्स ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सांस्कृतिक सापेक्षवाद की मूल अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, तो याद आपको टिक करना पड़ेगा फ्रेंच बॉस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने निर्धनता के 3 कारण बताए हैं? व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना। विकल्प में डेविड इलिश, पी कोहेट, एस एम मिलर, मार्टिन रेन यहाँ पर दिए गए हैं। निर्धनता के 3 कारण व्यक्ति, संस्कृति एवं उप संस्कृति तथा सामाजिक संरचना किसके द्वारा बताए गए हैं? डेविड इलिश के द्वारा बताए गए हैं। डेविड इलिश, विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक संरचना संस्थाओं का गुच्छ है या तर्क किसका है? समनर, स्पेंसर, गॉफमैन, दुर्खीम यहाँ पर विकल्प है। सामाजिक संरचना को संस्थाओं का गुच्छ किसके द्वारा कहा गया है? सामाजिक संरचना संस्थाओं का गुच्छ है, ये किसका कहना है? यहाँ पर हर्बर्ट स्पेंसर राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत दिया है। केवल उद्विकास का पूछा जाए तो वो डार्विन का हो जाएगा। सामाजिक उद्विकास का पूछा जाएगा तो स्पेंसर है। सामाजिक डार्विनवादी विचारक पूछा जाए किसे कहा जाता है सामाजिक डार्विनवादी, तो याद रखिएगा स्पेंसर को कहा जाता है। और स्पेंसर ने सबसे पहले सामाजिक संरचना इस अवधारणा का प्रयोग किया था, यूज किया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर है प्रश्न, सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसने दिया? डेविस, ऑगबर्न, सोरोकिन, मैकेवर यहाँ पर विकल्प हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के संदर्भ में ध्रुवीकरण का सिद्धांत किसका है? किसके द्वारा दिया गया है? सोरोकिन के द्वारा। सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत दिया था। और इनसे जो संबंधित पुस्तक है कि किस पुस्तक में सामाजिक परिवर्तन की बात की है या सिद्धांत दिया है, तो सोशल एंड कल्चरल
डायनेमिक्स, ये बुक इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। किसकी है? सोरोकिन की है। और इनके सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत, जो कि सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत है, इनके इस सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, ठीक है, सीमाओं का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम, ठीक है, घड़ी के पेंडुलम, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस तरीके से पूछा जाए कि सामाजिक परिवर्तन का सीमाओं का सिद्धांत किसने दिया है, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है, तो सोरोकिन का है ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स नामक पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, रामकृष्ण मुखर्जी, रुथ बेनेडिक्ट, AR देसाई यहाँ पर विकल्प हैं। द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल्स किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राधा कमल मुखर्जी, ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। इसके अलावा इनकी अगर हम कुछ बुक्स के बारे में बात करें तो एक है द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, द स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है, एक ये बुक है। इसके अलावा इंडियन वर्किंग क्लास है, ठीक है, इंडियन वर्किंग क्लास है, अ सिटी इन ट्रांजिशन, ये एक हो जाएगी इनकी पुस्तक। मैन एंड हिज हैबिटेशन, ये हो जाएगी, ठीक है, ये इनकी बुक हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी सारी बुक्स इनकी राधा कमल मुखर्जी की हैं, इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखेंगे आप। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में भेद किया, अंतर किया? विस्लर, क्रोबर, हर्शकोविट्स, लिंटन यहाँ पर विकल्प है। इनमें से किसने संस्कृति ग्रहण, पारस्परिक संस्कृति ग्रहण तथा पर संस्कृति ग्रहण में अंतर किया है? सही यहाँ पर कौन सा विकल्प होगा? विकल्प सी, हर्शकोविट्स, ठीक है, हर्शकोविट्स है, सी यहाँ पर राइट है। मानव और संस्कृति के लेखक कौन है? SC दुबे, S राधाकृष्णन, PV काने, रामधारी सिंह दिनकर। मानव और संस्कृति किसकी हो जाएगी? SC दुबे की हो जाएगी, ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। आखिरी प्रश्न है, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, यह भी आपको बताई गई, सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स, सोरोकिन, वेबलन, मैक्स वेबर, लिंटन यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स किसकी है? ये सोरोकिन की है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।